हेलो बच्चों, क्या हालचाल। चलिए आज समझते हैं पी ब्लॉक का पार्ट थर्ड। पी ब्लॉक जो चैप्टर पढ़ा रहे थे वो पी ब्लॉक का आज पार्ट थर्ड देखते हैं, क्योंकि पार्ट वन बता दिए, पार्ट टू बता दिए। आज जो वीडियो जो बन रहा है वो पार्ट थर्ड वीडियो बन रहा है और पी ब्लॉक से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आए हैं मेरे दोस्त। बहुत अच्छा से समझना क्या है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक के बारे में बताए थे हम, तो उसमें आपको बता दिए थे कि ग्रुप 5 में जो ऊपर से जब नीचे को आते हैं तो उसकी परमाणु की त्रिज्या का मान बढ़ता है, एंथैल्पी का मान घटता है, विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होता है, घटता है। विद्युत ऋणात्मकता कहे, एंथैल्पी का मान कहे, ये सब क्या होता है, घटता है। ठीक है। उसी प्रकार से बताया जाता है कि अगर ग्रुप 5 की बात करते हैं तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताए थे कि इसका सूत्र होता है NH2 NP3 होता है। अगर ये ग्रुप 5 की बात करते हैं, इस नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, टीन और बिस्मथ था, अगर हाइड्रोजन के साथ करेगा तो बनेगा NH3। अगर इसी यही हाइड्रोजन के साथ करेगा बनाएगा PH3, फास्फोरस P4 रहेगा। बैलेंस कर देना। यानी कहने का मतलब कि ग्रुप 5 अगर हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करता है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्राइड का निर्माण करता है। और जब कोई भी ग्रुप 5 की बात करते हैं, अगर हाइड्रोजन के साथ क्रिया करता है तो हाइड्राइड क्या करता है, निर्माण करता है। चलिए, जिसमें सबसे ज्यादा हाइड्राइड का जो निर्माण करेगा वो कौन करेगा, NH3 करेगा। सबसे ज्यादा हाइड्राइड बनाएगा NH3, उसके बाद कौन बनाएगा PH3, उसके बाद कौन बनाएगा AS3, उसके बाद कौन बनाएगा SNH3, उसके बाद कौन बनाएगा बिस्मथ। यानी कहने का मतलब सबसे ज्यादा हाइड्राइड का जो निर्माण करेगा वो कौन करेगा NH3, क्योंकि इसमें हाइड्रोबंधन बना दिया। कहने का मतलब ग्रुप 5 का जितने सारे तत्व है अगर हाइड्रोजन के साथ क्रिया करता है तो हाइड्राइड का क्या करता है, निर्माण करता है। जो NH3 हाइड्रोजन के साथ करे NH3 जिसको अमोनिया बोलते हैं, फास्फोरस हाइड्रोजन के साथ करता है PH3 बनता है जिसको फास्फिन के नाम से जानते हैं। तो चलिए हम बताते हैं अगला चीज। चलिए समझते हैं मेरे दोस्त। कहता है क्या, इसमें क्वेश्चन कहता है कि PH3 का कवंथनांक NH3 की अपेक्षा कम होता है, क्यों, व्हाट्स। कहने का मतलब कि PH3 का जो कवंथनांक है, जो गलने की कैपेसिटी है, उगलने का कैपेसिटी कवंथनांक, यानी PH3 का जो कवंथनांक है वो NH3 की अपेक्षा कम है, क्यों। आखिर H की अपेक्षा में एक कम है, क्यों। बात को समझना, बात समझना कि आखिर कम क्यों है, रीजन क्या है कि आखिर PH3 का जो कवंथनांक है वो NH3 की अपेक्षा कम है, क्यों, व्हाई, क्यों। आखिर क्या वजह है कि NH3 का कवंथनांक है वो PH3 से कम है। PH3 क्या है, मतलब NH3 का कवंथनांक PH3 से कम है, PH3 का कवंथनांक NH3 से क्या कम है, क्यों। रीजन को समझना, रीजन ये बताता है, रीजन यही है। आखिर कम होने का रीजन है, कुछ तो कुछ जरूर है। हाँ रीजन है, देखो आप नाम सुने हाइड्रोबंधन, एक आपने नाम सुना होगा हाइड्रोजन बंधन जिसको बोलते हैं हाइड्रोबॉन्डिंग। हाइड्रोबंधन कौन बनाता है, हाइड्रोबंधन का मतलब होता है कि H के साथ F, O और N लग जाए, इसी को बोलते हैं फोन। ना कहता कि फोन आ गलो रे, आइलू रे बाबा, फोन चचा हो, फोन आ गलो, चचा हो फोन आइलो, मामा हो फोन आइलो, बोलता है ना फोन, मतलब FON। अगर हाइड्रोजन के साथ अगर तीनों में से अगर कोई अगर लग गया ना, मतलब हाइड्रोबंधन बना दिया। हाइड्रोबंधन बनाने का सबसे बेस्ट ट्रिक यही है कि अगर H के साथ H और के साथ F लग जाता है तो बनता है HF। अगर यही HO के साथ आप क्रिया करता है तो बना देगा H2O। अगर यही HN के साथ करेगा तो बना देता है NH3, चाहे HF, H2O, NH3। अगर तीनों में से कोई अगर आ गया इसका मतलब हाइड्रोबंधन बना दिया। हाइड्रोबंधन बनाने का ट्रिक क्या है, अगर H के साथ F लग जाए HF, H के साथ O लग गया तो H2 बनाएगा, H के साथ NH लगेगा तो NH3 बनाएगा। अगर HF, H2O, NH3 अगर तीनों को में से कोई अगर आ गया एगो तो मतलब हाइड्रोबंधन बनाएगा, ये भी बनाएगा हाइड्रोबंधन, ये भी बनाएगा, ये भी बनाएगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव में कह देगा कि निम्नलिखित में कौन हाइड्रोबंधन नहीं बनाएगा। जैसे मान चलो A, B, C आई दे देगा D, क्या हाइड्रोबंधन बनाएगा, क्या H के साथ F है, क्या H के साथ C क्या है, O है, क्या H के साथ N है, नहीं है, इसके बाद हाइड्रोबंधन नहीं बनाएगा। लेकिन तीनों को तीनों हाइड्रोबंधन बनाएगा।
क्या यहाँ तक किसी का प्रॉब्लम? यदि प्रॉब्लम नहीं है तो इसी पर सोल्यूशन इसका हो जाएगा। देखो कैसा सोल्यूशन होगा जी। कहता pH3 का कवंथनांक NH3 की अपेक्षा कम होता क्यों? तो लिखना मेरे दोस्त। देखो तो में क्या सब वर्ड है कि जो तुम दोनों में सेम है, दोनों में कॉमन है। बताओ H इसमें भी है और H इसमें भी है, कोई दिक्कत? लेकिन जरा ये बताओ, जरा ये बताना कि pH3 NH3 इसमें भी H है, इसमें भी H है, लेकिन बताओ इसमें डिफरेंस क्या है? क्या है डिफरेंस? एक P है और एक N, ये डिफरेंस है। तो ये बताओ, ये P है, क्या क्रम में P कहीं लग रहा है? ये N है, ये क्या कहीं N लग रहा है? यस, NH3 इसका मतलब हाइड्रो बंधन बनाएगा। मतलब कि pH3 का कवंथन NH3 की अपेक्षा में कम है। क्यों? तो कम है इसलिए क्योंकि pH3 हाइड्रो बंधन नहीं बनाएगा। क्या हाइड्रो बंधन बना सकता है? क्या बनाएगा हाइड्रो बंधन? नहीं बनाएगा। लेकिन NH3 हाइड्रो बंधन बनाता है, इसीलिए pH3 का कवंथनांक NH3 की अपेक्षा कम। सवाल को समझना। कहता है क्या कि pH3 का कवंथनांक NH3 की अपेक्षा कम होता है क्यों? तो लिखना कि pH3 का कवंथनांक NH3 की अपेक्षा कम होता है इसलिए क्योंकि pH3 हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है, हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है, जबकि NH3 हाइड्रो बंधन बनाता है। इसीलिए pH3 का कवंथनांक NH3 की अपेक्षा कम होता है। बस यही तो था, कोई दिक्कत? क्योंकि क्या करेगा, इन्हें pH3 जो होता है वो क्या करेगा, हाइड्रोजन जो बंधन क्या होता है, हाइड्रो बंधन क्या करता है, नहीं बनाता है। क्या बनाता है? नहीं बनाता है। जबकि NH3 की बात करते हैं तो क्या बनाएगा, ये हाइड्रो बंधन बनाता है। इसीलिए क्या होता है, इसीलिए pH3 का कवंथनांक NH3 की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। सिंपल सी बात है, जो हाइड्रो बंधन बनाएगा उसका कवंथनांक ज्यादा रहेगा, जैसे जो हाइड्रो बंधन नहीं बनाएगा उसका कवंथनांक निम्न रहता है। कोई दिक्कत? चलिए एक और क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का बुक का क्वेश्चन। हमें हो तो है तो प्यार नहीं है तो है छूटू। देखो एक और क्वेश्चन कहता है, देखो इसी पर क्वेश्चन कहता है कि NH3 जल में घुलनशील होता है, घुलनशील होता है, जबकि pH3 जल में घुलनशील नहीं होता है, जल में अविलय होता है, अविलय होता है। क्यों? देखो सवाल क्या कहता है, 2 अंक का क्वेश्चन है, समझना। कहने का मतलब क्वेश्चन क्या कहता है कि ये NH3 जल में घुलनशील होता है, जबकि pH3 जल में अविलय होता है। तो जल में अविलय होता है मतलब pH3 जल में घुलनशील नहीं होता, ऐसा क्यों? क्या रीजन? मेरे दोस्त रीजन एक ही, रीजन क्या है? रीजन एक ही है। कहता है NH3 जल में घुलनशील होगा। NH3 इट इज soluble in water, ammonia it is soluble in water, twice. CH3 it does not water, it is not soluble in water। क्यों? आखिर क्या रीजन है भाई? यानी NH3 जो है वो जल में घुलनशील होता है, जबकि pH3 जल में घुलनशील नहीं होता है। क्यों? अरे भाई अभी जस्ट बताएं, देखो क्वेश्चन को कैसे घुमा रहा है। कहते हैं NH3 जल में घुलनशील होता है, pH3 नहीं। क्यों? लिखना कि NH3 जल में घुलनशील होता है इसलिए क्योंकि NH3 हाइड्रो बंधन बनाता है, जबकि pH3 हाइड्रो बंधन नहीं बनाता है। इसीलिए pH3 जल में घुलनशील नहीं होता, जबकि NH3 जल में घुलनशील होता है। जो हाइड्रो बंधन बनाएगा वो जल में घुलनशील होगा, हाइड्रो बंधन नहीं बनाएगा जल में घुलनशील नहीं होगा। सिंपल सी रीजन, कोई दिक्कत? चलो फिर से कहता है कि NH3 जल में घुलनशील होता है, जबकि pH3 नहीं। क्यों? तो लिखना NH3 जल में घुलनशील होता है इसलिए क्योंकि NH3 हाइड्रो बंधन बनाता है, जबकि pH3 जल में अविलय होता है इसलिए क्योंकि हाइड्रो बंधन नहीं बनाता है। खत्म। क्या कोई दिक्कत? चलो अगला क्वेश्चन। ट्रिक को लिख लेना, जो हाइड्रो बंधन बनाता है अंग्रेज के साथ अगर तीनों लग जाता है तो हाइड्रो बंधन बना देगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि H2O एक द्रव है तथा H2S गैस होता है। क्यों? एक क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन देखो क्या कहता है, समझना। हमें क्यों तुम
मुझे याद नहीं। कहता है कि ओजोन एक प्रबल ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करता है, क्यों? देखो मेरे भाई साहब, कहता है ओजोन O3, इसका बोलते हैं ओजोन, ओजोन। कहता है ओजोन, ओजोन एक प्रबल, क्या कहता है? एक प्रबल ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करता है, क्यों? भाई साहब समझना, कहता है कि ओजोन होता है जो प्रबल ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करता है। क्या रीजन है? क्या रीजन है कि ओजोन एक प्रबल ऑक्सीकारक है? ऑक्सीकारक का मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो ऑक्सीजन देने का काम करता है। आखिर ओजोन के बारे में समझते हैं, ओजोन क्या है। सबसे पहले बताते हैं कि ओजोन होता क्या। ओजोन का मतलब होता है कि वायुमंडल के ऊपरी परत में पाया जाता है। वायुमंडल, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या है? ओजोन है। ये मान चलो आपका ओजोन है। यहाँ पे क्या? सन है। क्या है? सन। इससे जो प्रकाश निकलता है ना, इससे बहुत सारे प्रकाश निकलता है, अल्फा बीटा गामा, बहुत सारी किरणें निकलता है, बहुत डेंजर डेंजर किरणें निकलता है। अगर सूर्य की किरणें अगर डायरेक्ट धरती पर आ जाएगा तो पूरे मनुष्य को झुलसा देगा, पेड़ पौधे को झुलसा देगा, व्यक्ति मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। पता है क्या करता है? अगर यहां से 100% अगर सूर्य का प्रकाश निकल रहा है डायरेक्ट, इसमें ओजोन क्या करता है? ओजोन या 50% को रिफ्लेक्ट कर देता है। जो आता है कहता आओ आओ, वेलकम वेलकम, आओ। अम्मा चोटा कहीं के, तोरा पता नहीं चल रहा है कि तुमने उसको जन्म दिया है, तो क्या उसको उसी को तो बर्बाद करने जा रहा है? तो क्यों जन्म उसको दिया था? तुमको ये भी पता नहीं कि जीव जंतु है, पेड़ पौधा है, मनुष्य है, अब तुम चला बर्बाद करने के लिए। मारता है पांच सौ मुआ पर, कहता आओ आओ आओ, वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है स्वागत है। मारता है कि चोटा कहीं, भागो यहां से, भीड़ कम करो यहां से। तो 50% आएगा, 100% आता सूर्य से किरणें, लेकिन ओजोन क्या करता है? 50% को रिफ्लेक्ट कर देता है। 50% जो किरणें हैं उसको क्या करता है? वायुमंडल में ढकेल देता है ऊपर ही, चोटा कहीं बर्बाद कर गया रहेगा। जो खतरनाक खतरनाक किरणें हैं वो क्या करता है? ऊपर ही भगा देता है। जो बाकी बचा 50%, ये 50% क्या करेगा? धरती पर आएगा ओजोन से पार होते हुए। लेकिन धरती भी क्या करता है? पृथ्वी पर आएगा, इसमें से 20% क्या करता है? रिफ्लेक्ट भी कर देता है। तो बचा कितना? 40%। यही 40% जो होता है मनुष्य के लिए लाभदायक होता है, जीव जंतु के लिए लाभदायक होता है। तो ओजोन क्या करता है? आपको जीव क्या करता है कि बहुत सारे किरणों से, बहुत सारे खतरनाक खतरनाक जो रे आता है, सूर्य से निकलने वाले जो प्रकाश आता है, उस प्रकाश को क्या करता है? बचाता है कैंसर होने से। त्वचा कैंसर, फेफड़ा कैंसर, बहुत सारे कैंसर हो जाएगा। अगर सूर्य का प्रकाश धरती पर अगर आ जाए डायरेक्ट, तो व्यक्ति नहीं रहेगा जिंदा, वो व्यक्ति मर जाएगा, पूरे पेड़ पौधे को झुलसा देगा, बर्बाद कर देगा, पूरे विहीन कर देगा, संसार सर्वनाश कर देगा। तो समझना, ये कहता है क्या कि ओजोन एक प्रबल ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करता है, क्यों? तो मेरे दोस्त, ओजोन एक प्रबल ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार इसलिए करता है, तो यहां पर लिखना ओजोन। जब इसको तुम गर्म करेगा दोस्त, तो 2 भागों में टूटता है। ओजोन को जब तुम जैसी गर्म करोगे तो 2 भागों में टूटेगा। इसमें पहला टूटेगा O2 और दूसरा टूटेगा O। पहला टूटेगा किस में? O2, और दूसरा टूटेगा O। इसको बोलते हैं नवजात ऑक्सीजन। इसका नाम क्या है? नवजात ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं? नवजात ऑक्सीजन। नवजात का मतलब होता है कि जन्म लेता है, मरता है, जन्म लेता है और मरता है, इसी को बोलते हैं नवजात ऑक्सीजन। बात समझ लो। कहता है क्या कि ओजोन एक प्रबल ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करता है, क्यों? तो लिखना, ओजोन एक प्रबल ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार इसलिए करता है कि जब ओजोन को गर्म करते हैं तो 2 भागों में टूट जाता है, जो नवजात ऑक्सीजन का क्या करता है? निर्माण करता है। इसीलिए ओजोन एक प्रबल ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करता है। सिंपल सी रीजन। ओजोन को जब गर्म करते हैं तो 2 भागों में टूट जाता है, जो एक नवजात ऑक्सीजन का क्या करता है? निर्माण करता है। इसीलिए ओजोन एक प्रबल ऑक्सीकारक तरह व्यवहार करता है। इसी की वजह से ओजोन एक प्रबल ऑक्सीकारक है, इसकी वजह से नहीं है, इसकी वजह से। वो का मतलब नवजात ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन क्या होता है? टूट जाता है। अच्छा, बता सकते हो कोई ऑक्सीजन का सूत्र? कोई बता सकता है कि ऑक्सीजन का सूत्र क्या होगा जी? क्या कमेंट करना जरा, बता सकता कि ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है? ऑप्शन देते हैं जरा, टिकट मारना तो। O2 O3। ये बताओ, इसमें ओजोन का सूत्र, ओजोन करें, ऑक्सीजन का सूत्र क्या होगा? लेकिन अधिकतर लड़के ने क्या मारता? ऑक्सीजन का सूत्र बचपन से ऑक्सीजन का सूत्र O2, लेकिन गलत। O2 ऑक्सीजन का सूत्र नहीं होता मेरे दोस्त।
ऑक्सीजन का सूत्र जो होता है O होता है। ये तो पेरोक्साइड का सूत्र हो गया। हाँ, यदि O नहीं रहेगा तब ऑक्सीजन का सूत्र O2 होगा, लेकिन यदि O2 आ जाए और O भी आ जाए तो A फ्लो नहीं करता है। कौन करता है? O आ जाता है। इसलिए ऑक्सीजन का सूत्र O होता है, ये नहीं कि O2 होता है। हाँ, यदि O नहीं रहे तब O2 मार सकते हो। जैसे मान के चलो हम एक बात करते हैं। जैसे मान के चलो कि कोई चीज डिसीजन लेना होता है, तो देखा हुआ है कोई घर में क्या होता है? दादा होता है, पापा होता है, बेटा होता है, मम्मी होता है। अच्छा ये बताओ, अगर कोई मान जो डिसीजन लेना है घर में कि हमको एक काम करना है, तो बताओ डिसीजन कौन लेगा? दादा लेगा। अगर दादा कहेगा, इसमें बताओ सबसे बड़ा कौन है? दादा है। अगर दादा कह देगा कि काम होगा तो काम हो गया। अगर दादा नहीं है तब डिसीजन कौन लेगा? पापा लेगा। अगर पापा भी एब्सेंट है तो डिसीजन कौन लेगा? बेटा लेगा। लेकिन अगर सब प्रेजेंट है तो इसमें डिसीजन कौन लेगा? दादा लेगा। क्या कोई दिक्कत? तो कह देगा कि बताओ ओजोन एक प्रबल ऑक्सीकारक तरह व्यवहार करता है। क्यों? तो लिखना कि ओजोन एक प्रबल ऑक्सीकारक तरह व्यवहार इसलिए करता है कि जब ओजोन को गर्म करते हैं तो दो भागों में टूट जाता है। दो भागों में क्या होता है? टूट जाता है, जो नवजात ऑक्सीजन का क्या करता है? निर्माण करता है। और इसीलिए ओजोन एक प्रबल ऑक्सीकारक तरह व्यवहार करता है। ओजोन प्रबल जो ऑक्सीकारक तरह व्यवहार जो कर रहा है ना, इसी के दम पर कर रहा है। अगर ये नहीं रहेगा, अगर ये नहीं टूटता, ये नवजात ऑक्सीजन नहीं टूटता, तो मतलब ओजोन प्रबल ऑक्सीकारक तरह व्यवहार नहीं करता है। नवजात ऑक्सीजन की तरह व्यवहार इसलिए कर रहा है, प्रबल ऑक्सीकारक तरह व्यवहार इसलिए कर रहा है क्योंकि नवजात ऑक्सीजन में टूटी है, क्योंकि दो भागों में टूटी है। देखो ना भाई, 2 एक 3 है, कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन। जिंदा हूं लेकिन जिंदगी कसम है, हम तो चले हैं मंजिल के पार जिसमें। देखो एक क्वेश्चन कहता है मेरा दोस्त, कहता है कि H2 एक द्रव अवस्था में पाया जाता है। H2 एक द्रव अवस्था में पाया, कहता है H2 एक द्रव अवस्था में पाया जाता है। द्रव अवस्था में पाया, क्या कहता? पाया जाता है जबकि H2S गैस अवस्था में पाया जाता है। गैस अवस्था में पाया जाता है। क्यों? क्या बता सकता है? क्या कहता है कि H2 एक द्रव अवस्था में पाया जाता है, जबकि H2S क्या कहता है? नाम है H2S, गैस अवस्था में पाया जाता है। क्या कहता है? गैस अवस्था में पाया जाता है। ऐसा क्या रीजन है? क्या बता सकते हो? ये आपको एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है बाबू। जितना सारे बता रहे हैं वो सारा का सारा क्या है? एनसीईआरटी बुक का देख रहे हो ना, एनसीईआरटी बुक का देखो लिखा है, सारा क्वेश्चन बता रहे। H2 एक द्रव अवस्था में पाया जाता है जबकि H2 गैस। क्यों गैस है? क्यों? ठीक है, तो बात है पर जितना सारे एग्जाम्पल बताए सारा का सारा एनसीईआरटी बुक का पूरे पाठ बता रहा हूं मैं, समझना। ये नहीं कि खाली देखते रहना, वीडियो देखना है, वीडियो को शेयर भी करना है। जो 12th का बच्चे है, जो 12th का जो एग्जाम देना है 2026 में, उसके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं मैं। जो 12th के बच्चे हो और 12th के वाले ध्यान देना, ये वीडियो को शेयर करना अधिक से अधिक। जो 11th के बच्चे हो वो भी देखो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 12th का एग्जाम जब चलेगा तो ये सब क्वेश्चन बहुत पूछता है। जरा बात को समझना, देखो क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाना। देखो क्या कहता है कि H2 एक द्रव में पाया जाता है। H2 क्या द्रव में पाया जाता है जबकि H2 गैस अवस्था पाया जाता है? ऐसा क्यों? या ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा कि H2 द्रव अवस्था में पाया जाता है जबकि H2 कमरे के ताप पर गैस अवस्था पाया जाता है? ऐसा क्यों? कुछ भी दे दे उसे कोई मतलब नहीं है। ये बताओ, एक H2 है और एक क्या है? H2S है। एक H2 है और एक H2S है, यही ना? ये कहता कि द्रव में पाया जाता है, कहता गैस में पाया जाता है। ऐसा क्यों? क्या रीजन है कि गैस होगा, द्रव होगा? क्या बात! मरे तू है कसम, तू है जुदा कसम, मर जाएंगे तो फिर कभी न आएंगे। ए भाई बाबा ध्यान देना, कहता है ना, तेरे दिलों में दहल, तेरे दिलों में ख्वाब देखा था, तेरे सपनों का आईना था, मगर तुम नहीं जानता था कि तेरे दिलों में क्या था। क्या बात समझ में नहीं आया? कहता है ना कि न आने की खुशी न जाने का गम, जो बीत गया जमाना जब तेरे दीवाने थे हम। कहता है कि न आने की खुशी न जाने का गम,
वह भी तो गया जमाना जब तेरे दीवाने थे हम। ये भाई कहता है भाई साहब कि H2O द्रव में पाया जाता है जबकि H2S गैस अवस्था में पाया जाता है। ऐसा क्यों, क्या रीजन है? रीजन यही है, समझना। रीजन क्या है समझना। बताओ, एकरा में भी क्या है H2 है, एकरा में H2 है, लेकिन डिफरेंस क्या है? बात को तोड़ना, देखो समझने के, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन क्या कहता है? एकरा में भी H है, एकरा में भी H है, लेकिन डिफरेंस क्या है? अलग क्या है? अलग है O और अलग है S। क्या कोई दिक्कत? अब थोड़ा समझना, ये ग्रुप 6 से क्वेश्चन डाका है। ग्रुप 6 में आपको पढ़ाएंगे तो ग्रुप 6 जो आता है बाबू, ग्रुप 6 में इसको बोलते हैं कैल्कोजन। कैल्कोजन में आता है क्या? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलेनियम, ये सब क्या आता है? ये ग्रुप 6 में आता है। मैं कहता ओ से टीपू, ओ से टीपू, ट्रिक बताएं फर्स्ट वीडियो में। ओ से टीपो, ओ से टीपू, क्या हो गया? आपको ग्रुप 6 हो गया। ग्रुप 6 को बोलते हैं कैल्कोजन। इसका नाम बोला था कैल्कोजन। क्या बोलते हैं? कैल्कोजन। कह देगा ग्रुप 6 को क्या बोलते हैं? ग्रुप 6 को बोला जाता है कैल्कोजन। ग्रुप 6 में कौन कौन आता है? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम और पोलेनियम। अब देखो क्या कहता है। अब कहता है क्या क्या? H2 द्रव से पाया जाता है जबकि H2 गैस से पाया जाता है। ऐसा क्यों? ये बताओ, एक ऑक्सीजन है, इस सल्फर है, ये बताओ कि त्रिज्या सबसे ज्यादा किसका होगा? बता सकता है त्रिज्या किसका सबसे ज्यादा होगा? तो कहने का मतलब होता है कि ऑक्सीजन जो होता है मेरे दोस्त, जब ऊपर से जब नीचे की ओर आते हैं तो परमाणु की त्रिज्या क्या होता है? बढ़ता है। ए हो गया परमाणु, ई हो गया, ई हो गया, ई हो गया और ई हो गया। सबसे ज्यादा रेडियस किसका होगा? इसका होगा, लेकिन सबसे कम इसका इसके बाद होगा। कहता है कि H2 द्रव में पाया जाता क्यों? लेकिन H2 द्रव अवस्था में इसलिए पाया जाता है क्योंकि सल्फर का आकार ऑक्सीजन का लिखना कि H2 द्रव अवस्था में पाया जाता है इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन का आकार सल्फर से क्या है? छोटा होता है, पहला। दूसरा लिखना कि ऑक्सीजन जो होता है ये विद्युत क्या होता है? ऋणात्मक होता है, जबकि सल्फर ऋणात्मक नहीं होता है। इसीलिए हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके वो गैस अवस्था पाया जाता है जबकि यह द्रव अवस्था पाया जाता है। खत्म कहानी। कहता है क्या कि H2 द्रव अवस्था पाया जाता है जबकि H2 गैस अवस्था पाया जाता है। ऐसा क्यों? लिखना कि H2 द्रव अवस्था में इसलिए पाया जाता है क्योंकि ऑक्सीजन का जो आकार होता है वो सल्फर से क्या होता है? छोटा होता है। बताओ ऑक्सीजन का आकार सल्फर से क्या छोटा है कि नहीं है? ऑक्सीजन का जो आकार है वो सल्फर से, बताओ तो सल्फर से छोटा है कि नहीं है? तो लिखना है कि H2O द्रव अवस्था में इसलिए पाया जाता है क्योंकि ऑक्सीजन का जो आकार होता है ये सल्फर से क्या होता है? छोटा होता है, छोटा होता है तथा यह विद्युत ऋणात्मक भी होता है। इसीलिए H2 द्रव अवस्था पाया जाता है जबकि H2 गैस अवस्था पाया जाता है। क्या कोई दिक्कत? क्या कोई प्रॉब्लम? क्या कोई टेंशन? कोई क्या परेशानी? तो लिखना कि H2O द्रव अवस्था पाया जाता है जबकि H2S गैस अवस्था पाया जाता है। क्यों? तो लिखना कि H2O द्रव अवस्था में इसलिए पाया जाता है क्योंकि ऑक्सीजन का आकार सल्फर से छोटा होता है। ऑक्सीजन का आकार सल्फर से क्या होता है? छोटा होता है। देखो ना, छोटा है कि नहीं है? ऑक्सीजन का आकार सल्फर से क्या छोटा है कि नहीं है? छोटा है। इसीलिए H2O द्रव अवस्था में पाया जाता है जबकि H2S गैस अवस्था में पाया जाता है। दूसरा पॉइंट लिख देना कि ऑक्सीजन का आकार अतिबलुक या ऑक्सीजन जो होता है ये काफी विद्युत ऋणात्मक होता है जबकि सल्फर विद्युत ऋणात्मक नहीं होता है। इसीलिए गैस अवस्था पाया जाता है जबकि इसलिए द्रव अवस्था पाया जाता है। क्या कोई दिक्कत? क्या कोई परेशानी है? यदि परेशानी नहीं है तो अगला क्लास अगर लेके आएंगे। यहीं तक क्लास को स्टॉप करते हैं। सभी का गुड ब्लेस यू, सभी को थैंक यू। और इस वीडियो को शेयर करना मेरे दोस्त, ताकि मेरा भी हौसला बढ़े, ताकि और मैं वीडियो बना सकूं। क्योंकि मैं बता दे रहा हूं कि आपका पूरा इनऑर्गेनिक मैं पूरा यूट्यूब पर पढ़ा दूंगा, पूरे फिजिकल पढ़ा दूंगा, यूट्यूब पर पढ़ा दूंगा, पूरे ऑर्गेनिक एनसीईआरटी का पूरा यूट्यूब पर फ्री दे दूंगा। है किसी का मजाल टीचर का? कोई आएगा दो को बोली बोलेगा चल देगा। मैं पूरे ऑर्गेनिक पढ़ा दूंगा, मैं पूरा इनऑर्गेनिक पढ़ा दूंगा, मैं पूरा फिजिकल पढ़ा दूंगा मैं, क्योंकि केमिस्ट्री 3 भागों में बटा है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल। ऑर्गेनिक बड़ा भाई है, इनऑर्गेनिक मंझला है, फिजिकल छोटा है, छुटका है। इसलिए टेंशन नहीं लेना है। बस हाँ, तुमसे यही विनती है, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो वीडियो को, ताकि मेरा मोटिवेट बढ़े और मैं अधिक से अधिक वीडियो
मैं तेरे लिए मेहनत करूंगा भाई। ठीक है सभी का गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी का। कोई दिक्कत नहीं है? चलिए कोई दिक्कत नहीं है तो यहीं तक क्लास को स्टॉप करते हैं। क्या कोई दिक्कत, कोई परेशानी है? परेशानी नहीं है। थैंक यू सबका।